हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत ने हिजाब मसले पर पाकिस्तान से साफ कहा, मत पड़ो हमारे आंतरिक मसलों में जल जाओगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये बड़ी बात कही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारतीय इलाके में घुसे चीनी सैनिक चरवाहों को खदेड़ने की गई है दोस्तों कोशिश, बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है अभी की। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सिंगापुर पहुंच गई भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, एयर शो में दिखेगा स्वदेशी तेजस का दमखम। जी हां दोस्तों, और अब अमेरिका ने भी कह दिया है चीन की चुनौतियों से जूझ रहा है भारत, हम भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, और उसके साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे दोस्तों। बताएंगे जो बाइडेन ने क्या कहा है पर्सनली भारत को लेकर। और दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन से निकाल रहे हैं अपने सैनिकों को, राजनयिकों को दोस्तों और अपने नागरिकों को। इसी बीच दोस्तों यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन से वापस बुला लिए हैं अपने नागरिक। इजराइल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, राजनयिक और दूतावास कर्मचारी को जल्द कीव छोड़ने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों अमेरिका के बाद। बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का बड़ा ही विवादित बयान सामने निकल कर आया है दोस्तों, जहां पर हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट दिए जाएंगे हाथ, ऐसे विवादित बयान दिए दोस्तों। बताएंगे क्या है बड़ी खबर और क्या मिला है इनको जवाब। साथ ही दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है जिन्होंने भी ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है दोस्तों। 3000 रुपए पेंशन लाभ मिलने वाला है दोस्तों। बस इतना सा करना होगा आपको काम। और दोस्तों ई श्रम कार्ड आपके पास है तो फिर मौजी मौजा मिल रहा है, इतने लाख रुपए का भी फायदा। क्या है दोस्तों इससे जुड़ी स्कीम, तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 कंट्री है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने हिजाब मसले पर पाकिस्तान से कहा, मत पड़ो हमारे आंतरिक मसलों में जल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अपनी स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर कभी भी सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। देश में आर्थिक तंगी की ऐसी हालत है कि इमरान खान को दुनिया से घूम घूम कर अपनी अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाने के लिए भीख मांग रहे हैं दोस्तों। जहां अपने देश की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तो वहीं इमरान खान भारत के मुद्दों पर टांग अड़ा रहे हैं दोस्तों, जिस पर भारत ने सख्त लहजे में अब कह दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। इसके साथ ही अमेरिका को भी भारत ने बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। दरअसल कर्नाटक हिजाब मसले पर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कर्नाटक राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक परीक्षण के अधीन है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ है जिनमें मुद्दों को माना जाता है और हल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं वे इन वास्तविकताओं की उचित सराहना करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों और मसलों पर प्रेरित कमेंट्स का स्वागत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय विदेश प्रवक्ता द्वारा दिए गए इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान को अपने कामों में ध्यान देना चाहिए दोस्तों और भारत के आंतरिक मसलों में उंगली नहीं अड़ानी चाहिए, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गरीबी है दोस्तों और एक एक नागरिक पर लाखों रुपए का कर्ज इमरान खान ने चढ़ा दिया है। इमरान खान को वो सब नहीं सूझता है, लेकिन भारत के हर मुद्दों में अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों, जहां भारतीय इलाके में घुसे चीनी सैनिक चरवाहों को खदेड़ने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय अधिकारी ने यह बड़ा जवाब दिया। आपको बता दें, एक स्थानीय अधिकारी ने आरोप लगाया है कि चीनी सैनिकों ने 28 जनवरी को लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और स्थानीय लोगों को अपने जानवरों को चराने से रोक दिया। न्योमा के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन उर्गेन चोडोन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि 28 जनवरी को एक दुर्घटना हुई थी जब पीएलए के सैनिक हमारे क्षेत्र में आए। उन्होंने हमारे ही क्षेत्र से चरने वाले झुंडों को खदेड़ दिया। उन्होंने किसी
किसी को नहीं ले गए दोस्तों, लेकिन खानाबदोशों और झुंडों को भगा दिया। शुक्रवार को उन्होंने डॉग बुक नामक चारागाह क्षेत्र में कथित घटना का 45 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया। एक रक्षा सूत्र ने कहा है दोस्तों कि ये वीडियो पुराना लगता है। इस सोर्स ने कहा ऐसा लगता है कि ये गर्मी के मौसम के दौरान रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि कोई बर्फ उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों चोडोन ने कहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट में जिस दूसरी घटना का जिक्र किया है वो 26 जनवरी को चांगलम इलाके में हुई थी। उन्होंने कहा है कि स्थानीय खानाबदोश ने अपने 17 याक को वापस लाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की थी। वापस जाते समय उसे भारतीय सेना ने रोक लिया, जिसमें उनसे पूछताछ की और उन्हें एक पुलिस स्टेशन लेकर गई। यानी कि दोस्तों अगर ये दावा सही है तो चाइना अभी भी नहीं मान रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो भी युद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और उसको फिर से अपने पीएलए सैनिकों को लिटाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। वो चाहता है कि फिर से उसके सैनिकों की मात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा घटा दिया जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ सिंगापुर पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, एयर शो में दिखेगा स्वदेशी तेजस का दम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी सिंगापुर में आयोजित होने जा रही सिंगापुर एयर शो 2022 में दम दिखाएगी दोस्तों। सिंगापुर एयर शो में सहभागिता करने के लिए भारतीय वायुसेना की 44 सदस्यीय टुकड़ी सिंगापुर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना की 44 सदस्यीय टुकड़ी सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पर पहुंची। सिंगापुर एयर शो 2022 का आयोजन 15 से 18 फरवरी तक होना है दोस्तों। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी तेजस और MK1 दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ अपने कर्तव्य और ताकत का प्रदर्शन करेंगे। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की भागीदारी भारत का तेजस विमान का प्रदर्शन करने के साथ ही रॉयल सिंगापुर वायुसेना और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत का भी अवसर प्रदान करेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की चुनौतियों से जूझ रहा भारत दोस्त के साथ जारी रखेंगे रणनीतिक साझेदारी। अमेरिका ने भारत को लेकर कर दिया है ये बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने हिंद प्रशांत बोले तो इंडो पैसिफिक रणनीति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत इस समय अहम भू राजनीतिक चुनौतियों से घिरा हुआ है चीन के साथ, और ये चुनौती खास तौर पर चीन और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसके रुख से मिल रही है। ये रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई है दोस्तों, और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की पहली क्षेत्रीय विशिष्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जहां भारत और अमेरिका में बढ़ते सहयोग पर जोर दिया गया है, तो वहीं चीन पर जमकर निशाना साधा गया है दोस्तों। ये रिपोर्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने और इस प्रक्रिया में भारत की मजबूती के साथ क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने की भी बात है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि हम मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाला साझेदार है। वो दक्षिण पूर्व एशिया से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। वो क्वाड और अन्य क्षेत्रीय मंचों के लिए प्रेरक शक्ति और क्षेत्रीय विकास के लिए एक इंजन की तरह है दोस्तों। समाचार एजेंसी PTI से एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पहचान छुपाने की शर्त पर कहा कि भारत महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने 10 दिनों में 34 बलूच नागरिकों का किया है अपहरण। रिपोर्ट में हुआ है दोस्तों इसका बड़ा खुलासा। बता दे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छात्र और साजिक कार्यकर्ताओं के जबरन गायब होने के मामले को लेकर इमरान खान सरकार और सेना के खिलाफ जंग बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि फरवरी के पहले 10 दिन के भीतर पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने कम से कम 34 नागरिकों का अपहरण किया है। इनमें छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये खुलासा बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट में हुआ है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण किए गए नागरिकों में से एक की मौत हो गई और जबकि 30 नागरिकों का ठिकाना और भविष्य अज्ञात है। समूह के लिए एकमात्र चिंता अपहरण नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया ब्लैकआउट के कारण कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं की गई है। अन्य मामलों में समूह ने कहा है जबरन गायब किए गए रिश्तेदारों को चुप रहने के लिए कहा गया है या उनके परिजनों को सुरक्षा बलों की जेलों में परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि दोस्तों BLA ने जब पाकिस्तानी सेनाओं को उड़ा डाला दोस्तों, एक साथ 170 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। उसी के खुंदक में दोस्तों पाकिस्तानी सेना BLA को तो नहीं मार पा रही है दोस्तों, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को जरूर किडनैप कर रही है, उन निहत्थे लोगों को। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी और पाकिस्तान के इस बेशर्मी को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में
जरूर बताइएगा, जो ये दर्शाता है कि कितना कमजोर है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना। आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर इजराइल सरकार का अमेरिका के बाद बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, राजनयिक और दूतावास कर्मचारियों को जल्द कीव छोड़ने के लिए कह दिया है। बता दें, इजराइल ने रूस यूक्रेन विवाद के बीच अपने राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों पर बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण कीव से इजरायली राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को निकालने का बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले यह फैसला अमेरिका द्वारा लिया गया था। दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सैनिकों को निकालने की बड़ी बात कह दी। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले के बढ़ते आशंका के बीच अमेरिका ने फैसला किया है कि वो भी यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे अपने सैन्य अधिकारियों को लौटने के लिए कहेगा। जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने यह बड़ा दावा किया है कि फ्लोरिडा नेशनल गार्ड के 150 से ज्यादा जवान यूक्रेन से बाहर निकाले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन के 2 अधिकारियों ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से यूक्रेन से कुछ राजनयिकों को निकालने के फैसले के बाद ही रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया। हालांकि अफसरों ने यह नहीं बताया है कि यूक्रेन से निकाले जाने के बाद वो अफसर कहां तैनात किए जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों आपको बता दें। इसी बीच राहत भरी भी खबर है दोस्तों यूक्रेन को लेकर, जहां पर रूस ने हमले के दावे को बताया है उकसाने वाली अटकलें। जी हां दोस्तों, सीमा पर जारी तनाव के बीच यूक्रेन के लिए बड़ी राहत भरी खबर भी सामने आई है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के दावे को उकसाने वाला अटकलें करार दिया है। उन्होंने ये बात अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन से कही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन संकट को लेकर फोन पर भी बात करेंगे आज धुर विरोधी जो बाइडेन और पुतिन। अमेरिका ने कहा तबाही मचा सकता है कभी भी रूस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को लेकर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रविवार बोले तो आज के दिन फोन पर बात करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी आपके लिए और कुछ बताने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कनाडा मंदिर मामले को लेकर भारतीय कांसुलेट आगे आया, समर्थन का दिया भरोसा। दरअसल हाल के दिनों में कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया के कई हिंदू मंदिरों में मूर्तियों और गहनों की चोरी और तोड़फोड़ की घटना रिपोर्ट की गई है। दोस्तों, ऐसे में कनाडा के हिंदू समुदाय के लोग चिंतित हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 6 हिंदू मंदिरों में सेंधमारी देखी गई है। कई मामलों में दान पेटियों से नकद और देवी देवताओं के गहने चोरी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान सरकार से खुद नाराज हुए शाह महमूद कुरैशी। कहा विदेश मंत्रालय को काम का इनाम नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, कुरैशी ने केंद्रीय मंत्रालय के प्रदर्शन मूल्यांकन के मापदंडों पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, जियो न्यूज के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि प्रदर्शन मूल्यांकन में विदेश मंत्रालय को 11वां स्थान देने पर गंभीर चिंता जताई गई है। मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट शहजाद अरबाब को मामले को लेकर चिट्ठी सौंपी है। जी हां दोस्तों, कुरैशी ने कहा है कि पहली तिमाही के दौरान विदेश मंत्रालय ने प्रदर्शन समझौते में निर्धारित 26 में 22 और 24 में से 18 टारगेट को पूरा किया है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर जिनपिंग के साथ कश्मीर मुद्दा उठाने वाले इमरान खान को क्वाड का जवाब। मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों पर क्या कहा, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ग्वैड गठबंधन ने आतंकवाद लेकर खड़ा रुख दिखाया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सभी देशों ने मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते हुए संबंधित देशों से आतंकवादियों के पनाह गाहों को खत्म करने को कहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही चीनी दौरे पर गए पाकिस्तानी PM इमरान खान ने शी जिनपिंग के साथ
साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को उठाया था दोस्तों, और ये माना जा रहा था कि भारत ने इसी के जवाब में क्वाड में आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करके पाकिस्तान को घेरने की और उसको लताड़ लगाने की बड़ी कोशिश की है दोस्तों, जो कि सफल भी हुआ है, क्योंकि भारत के साथ बाकी ये 3 देश भी बोलते दिखाई दिए हैं दोस्तों। ऐसे में इन तीनों देशों को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा भारत का साथ देने के लिए। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर नेपाल को भारी पड़ी चीन से करीबी अमेरिका के इस एक फैसले से लग सकता है बड़ा झटका। 28 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने नेपाल से 28 फरवरी तक मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन के तहत प्रस्तावित अनुदान सहायता समझौते की पुष्टि करने का अनुरोध किया है दोस्तों। अमेरिका का कहना है कि अगर नेपाल 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता स्वीकार नहीं करता है तो वो उसके साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा और ऐसा मानेगा कि ये समझौता चीन की वजह से विफल हो गया। मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन समझौते के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार करने के मुद्दे पर नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच काफी मतभेद भी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार 10 मार्च के बाद क्या गिर जाएगी दोस्तों। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बयान देकर वजह भी बताया है दोस्तों। 10 मार्च के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी और इसके नेताओं को घर बैठना पड़ जाएगा। ये सनसनीखेज बयान बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दिया है दोस्तों। शनिवार को दिए गए अपने इस बयान में उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे सरकार में शामिल लोगों के बीच अंदरूनी मतभेद शिखर पर पहुंच गया है और इसके नेता एक के बाद एक जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के आने के बाद ऐसी नौबत आएगी कि महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं इनके बयान को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सच लगता है दोस्तों। आपकी इनकी बात बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ चुनाव आयोग ने दे दी बहुत बड़ी ढील। सुबह 6 से रात 10 बजे तक पार्टियां कर सकेंगी प्रचार प्रसार। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रचार के प्रावधानों में और ढील दे दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। आयोग ने संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में पद यात्रा की भी अनुमति दे दी है। उसने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की है। चुनाव आयोग ने कोविड की जमीनी स्थिति के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बैठक की। अगली खबर की बात करें, जहां मोदी जी का कांग्रेस पर बड़ा निशाना, कहा ये झूठ का चौका लगा रहे हैं। इनकी सच्चाई घोटाले के चौके छक्के लगाने की है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कहा ये आपके बीच आकर झूठ का चौका लगा रहे हैं उत्तराखंड में दोस्तों, लेकिन इनकी सच्चाई यही है कि ये उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे। ऐसा ही उनका चरित्र है। इन्होंने तो माँ गंगा को भी नहर घोषित कर दिया था और यही उनमें और हमारे पार्टी में फर्क है। हम माँ गंगा की पवित्रता स्वच्छता पर काम करते हैं और ये गंगा से भी खनन करके चोरी करने में लगे रहते हैं। यानी बहुत बड़ा कटाक्ष दोस्तों मोदी जी ने कांग्रेस पर किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी को लेकर भी बहुत बड़ा कटाक्ष कांग्रेस पर किया है दोस्तों। मोदी जी का कहना है जनरल रावत को कहा जाता था सड़क का गुंडा, ये सैनिक का अपमान है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा हमारे उत्तराखंड के लाल जनरल बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहा जाता था। देश के लिए सेना की वर्दी पहनने वालों का ऐसा अपमान कांग्रेसी द्वारा किया गया है दोस्तों। उन्होंने इसे सीधे देश के आर्मी के अपमान से जोड़ा है दोस्तों। मोदी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को उत्तराखंड की जनता सबक जरूर सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने प्रदेश से कांग्रेस को वापस न आने देने का संदेश दिया। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 5 दशक और तमिलनाडु में 6 दशक से कांग्रेस की वापसी नहीं करने देने की बात कही। उत्तराखंड से कांग्रेस को विदा करने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है मोदी जी ने। साथ ही आपको बता दें जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता का बड़ा ही विवादित बयान आया है दोस्तों। हाथ काट डालने जैसा बयान दिया गया है। दरअसल हिजाब विवाद को लेकर बहस देश के कई शहरों में शुरू हो चुकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में
समाजवादी पार्टी की नेता और महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने कर्नाटक के हिजाब मामले पर एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। दोस्तों, रुबीना खानम ने कहा है कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। सपा नेता ने हिजाब विवाद पर कहा कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ माथे का तिलक हो या पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, ये सब हमारी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालेंगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथ काट डालेंगे। यानी कि दोस्तों, समाजवादी पार्टी की ये नेता दोस्तों ऐसी बात कह रही है और कह रही है कि हाथ काट देंगे। यानी कि दोस्तों, लोकतंत्र के नाम से हमारा भारत जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और ऐसे में दोस्तों लोग अपनी राय अगर रखेंगे, चाहे वो राय कैसी भी हो, तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है जो सपा नेता दोस्तों बयान देकर सबको बता रही है। दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप भी मानते हैं समाजवादी पार्टी नेताओं का यही विकास है दोस्तों और सरकार में अगर आई तो यही विकास करेगी, मार काट डंडे लात घूसे चलेंगे दोस्तों। और यही कारण है कि भारतीय जनता ने, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने दोस्तों समाजवादी पार्टियों को हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया है। क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें जहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रियंका की एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की एक और पोस्टर गर्ल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। पल्लवी सिंह ने शनिवार को बीजेपी का दामन थामा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया बच्चों को पढ़ाने का फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, और साथ में सुझाव भी दिया है दोस्तों। दिल्ली में आगामी 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू होना है। इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शुरुआती 2 सप्ताह उनके लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार करना है। स्कूल खुलने के अगले 2 सप्ताह में क्या करना है, इसे लेकर निदेशालय ने परिपत्र जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की जहां ई श्रम कार्ड होल्डर को मिलेगा 3000 रुपए का पेंशन। लाभ करना होगा बस ये छोटा सा काम। दरअसल ई श्रम कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। एक समय के बाद कामगारों की उम्र होने पर उनके आमदनी का साधन खत्म हो जाता है, ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना लेकर आई है। आपको बता दें दोस्तों किस तरह ई श्रम कार्ड धारक 3000 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें इस योजना का लाभ ई श्रम कार्ड धारक ही उठा सकते हैं अगर उनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। इसके साथ ही उनकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, तो वहीं 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। दोस्तों, इस योजना में आप निवेश करके 60 की उम्र के बाद 3000 रुपए का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही वो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक है तो जल्द से जल्द इस योजना में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है प्लानिंग, कितना निवेश करना होगा दोस्तों, ये सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपकी उम्र निवेश के समय 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। 29 साल की उम्र में 100 रुपए और 40 साल की उम्र में 200 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें जहां दिव्यांगों के लिए देश के 30 रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी ये खास सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म रेलिंग पर ब्रेल संकेतकों का प्रयोग किया जाएगा। पुरुष महिला शौचालय में भी ब्रेल सामान्य संकेत बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आंखों से दिव्यांग लोगों के लिए सीढ़ियों पर परावर्तक पट्टियां होंगी। ब्रेल मानचित्र उपलब्ध करवाया जाएगा। पूछताछ वाले काउंटर पर ब्रेल सूचना पुस्तक मौजूद रहेगी। सांकेतिक भाषा में वीडियो देखने के लिए QR कोड की सुविधा, दिव्यांग कोच में चढ़ने के लिए पोर्टेबल रैंप, व्हील चेयर की भी सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, और कहां दी जाएगी उस स्टेशनों का लिस्ट दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में भारत सरकार, खासकर मोदी सरकार अपने भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा सोच रही है दोस्तों और अच्छा खासा विकास कर रही है। आप लोग क्या कहते हैं और मोदी सरकार के कामकाज से दोस्तों आप लोग खुश हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम भाइयों और बहनों दोस्तों।